हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बडी 10 पर। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन विचारधारा में एक महान विचारक एमिल कांट के बारे में। एमिल कांट एक जर्मन दार्शनिक हैं जिन्हें आधुनिक पश्चिमी दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से माना जाता है। और उन्होंने नैतिकता, ज्ञान मीमांसा यानी उसके अंदर हमारे आते हैं मानव की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन। हमारा ज्ञान मीमांसा के अंदर आता है। आपने कई बार इस वर्ड को सुना होगा, तो मैंने इसके बारे में कई बार एक्सप्लेन कर एक लाइन लिख दी है। और राजनीति पर गहरे विचार किए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, जो आज भी यूज किए जाते हैं। उनके विचारों को इस वीडियो में हम कांट के विचारों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार के से आधुनिक दुनिया को प्रभावित किया। ये हमारा चैप्टर 10 है MPSC 003 का, एमिल कांट। तो इसके बारे में प्रमुख हो गया है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, और इसके प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं इनका। एमिल कांट का जन्म 22 अप्रैल 1724 कोइंसबर्ग, पर्शिया, अब जो कोइंसग्राद रूस में हुआ था, अब जिसका नाम कलिनिंग्राद रूस है, जो रूस के अंदर पड़ता है। उनके पिता एक साधारण कारीगर थे और उनका परिवार बहुत ही धार्मिक था। कांट का जीवन भी काफ़ी साधारण और अनुशासित भरा रहा है, यानी डिसिप्लिन रहा है उनके जीवन में। उन्होंने अपना पूरा जीवन कोइंसबर्ग में ही बिताया, अपने घर के अंदर ही बिताया। वो कभी भी शहर से बाहर नहीं गए हैं। कांट का जीवन एक ही तरह के अनुशासन से बंधा हुआ था, डिसिप्लिन से बंधा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। वो अपने घर में ही रहे हैं और अपने शहर में ही रहे हैं तकरीबन। वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक निश्चित दिनचर्या के अनुसार जिया है, जिसमें पढ़ाई, लेखन और पढ़ाने का काम शामिल है। उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने किताबें लिखी हैं और उन्होंने लोगों को पढ़ाया। बस यही उसी शहर के अंदर ही सब कुछ है। अब उनकी शिक्षाएं देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा। एमिल कांट का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक कारीगर थे और उनके पालन पोषण एक धार्मिक वातावरण में हुआ। कांट की प्रारंभिक शिक्षा उनके शहर के स्थानीय स्कूल में हुई। कांट के माता पिता ने उन्हें पीटिस्ट आंदोलन के अनुरूप धार्मिक शिक्षा दिलवाई, जिसमें अनुशासन, सादगी और नैतिकता पर विशेष जोर दिया गया था। कॉलेज शिक्षा, उनकी कॉलेज में शिक्षा जो हुई, कांट ने अपनी औपचारिक शिक्षा कोइंसबर्ग के कलेगियम फेडरिकियानम नामक स्कूल में पूरी की। यहाँ उन्हें लैटिन और भाषा और गणित, धर्म और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने का अवसर मिला। इस स्कूल में कांट ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुशासन का परिचय दिया, जो उनके बाद के जीवन में उनकी दार्शनिक प्रवृत्ति का आधार बना। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कोइंसबर्ग, 16 साल की उम्र में कांट ने कोइंसबर्ग विश्वविद्यालय, जिसे अब कलिनिंग्राद विश्वविद्यालय कहा जाता है, में प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र, गणित और प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स का अध्ययन किया। उनका मुख्य ध्यान तर्कशास्त्र, विज्ञान और दर्शन पर केंद्रित था। इस दौरान उन्होंने एमैनुएल क्रिश यानी मार्टिन कुंज जैसे विद्वान से प्रेरणा ली, जो न्यूटन के विज्ञान और लेबरेटरीज के दर्शन शास्त्र से समर्थक थे। ये कांट के दार्शनिक विकास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसमें उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता को विकसित किया। यहाँ पर इन्होंने इन दर्शन शास्त्रों ने, एक तो लेबरेटरीज और एक न्यूटन से जो इन्होंने ये थी मार्टिन कुंज, शिक्षक और प्रोफेसर का जो उन्होंने कार्य किया। फिर उसके बाद विश्वविद्यालय में स्नातन करने के बाद कांट ने कुछ समय तक निजी शिक्षक यानी ट्यूटर के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे कोइंसबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। कांट ने वहां तर्कशास्त्र, नैतिकता और गणित और भूगोल जैसे विषयों को पढ़ाया। कांट का शिक्षण जीवन लगभग 40 वर्ष तक चला। 40 वर्ष तक उन्होंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर अध्यापन किया। धीरे धीरे वे एक महान दार्शनिक के रूप में स्थापित हो गए। उनका शिक्षण भी उनकी दार्शनिक दृष्टिकोण का हिस्सा था, जहां उन्होंने अपने छात्रों को स्वायत्तता और तर्क संहिता का महत्व समझाया। सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। कांट का दर्शन मुख्यतः उनके स्वाध्याय या और गहन चिंतन का परिणाम। वे आजीवन अध्ययनशील बने रहे और अपने जीवन को एक अनुशासित ढंग से जिया। एक डिसिप्लिन भरा उनका जीवन रहा है और उन्होंने अपने जीवन में डिसिप्लिन को पूरी अहम तौर पर फॉलो किया है और उनको एक अहम कड़ी मानते हैं डिसिप्लिन को। अपने किसी भी जीवन को पूरा करने के लिए, किसी भी शिक्षा को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न विचारकों जैसे रेने डेकार्ट, डेविड ह्यूम, जॉन लॉक और लेबरेटरीज से प्रेरणा ली, लेकिन अंततः उन्होंने अपने खुद के सिद्धांत को विकसित किए। कांट की शिक्षा का प्रभाव उनके दर्शन में स्पष्ट रूप से दिखता है। उन्होंने अपने जीवन में तर्क और नैतिकता को सर्वोपरि माना है और यही उनके दर्शन शास्त्र का आधार बना है। उनकी शिक्षा के अनुभवों ने उन्हें पश्चिमी दर्शन शास्त्र के महानतम विचारकों में से एक बना दिया। उनकी जो कुछ प्रमुख कृतियां, किताबें हैं, वो देख लेते हैं। कांट की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कार्य है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जिसे उन्होंने 1781 में प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उन्होंने तर्क संगतता और अनुभववाद के बीच संबंध को समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा उनकी सेकंड पुस्तक है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और क्रिटिक ऑफ जजमेंट भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र और राजनीति पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब कुछ पुस्तक है, दो हमारे हमने ऊपर पढ़ी है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781, यह कांट की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कृति मानी जाती है। इस पुस्तक में कांट ने मानव ज्ञान की सीमाओं और उनकी संरचनाओं का विश्लेषण किया है। उन्होंने तर्क संहिता यानी रैशनलिज्म और अनुभववाद एम्पिरिज्म के बीच के द्वंद्व को समझाने का प्रयास किया और एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे ट्रांसडेंटल
आइडियल रीजन कहा जाता है। और सेकंड पुस्तक हमारी क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788 में इन्होंने प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में कांट ने नैतिकता और नैतिक निर्णयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने निष्कपट आदेश कैटेगोरियल इंपेरेटिव का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कहता है कि नैतिकता का आधार किसी कार्य के परिणाम पर नहीं बल्कि उसके इरादे और सिद्धांत पर होना चाहिए। फिर थर्ड बुक हमारी क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 में प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ में कांट ने, ये एमिल कांट है तो इसमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में यूज किया मैंने इसके बाद, तो एमिल कांट ही इसको याद रखना। सौंदर्य शास्त्र और उद्देश्यवाद यानी टेलीलॉजी पर विचार किया। उन्होंने सौंदर्य और कला की अवधारणा को तर्कसंगत ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। मानव मन के सौंदर्य बोध को समझने की कोशिश की। इस पुस्तक में उन्होंने जिन विचारों पर प्रकट किया अपने विचार, तो इन चीजों पर किए। मानव के जो मन है उसको समझने की कोशिश की कि अगर मानव का मन क्या चाहता है। फिर फोर्थ बुक आती है हमारी ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, 1785 में प्रकाशित हुई है, 1785 में। इस कृति में कांट ने नैतिकता के लिए आधारभूत सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने नैतिकता के सार्वभौमिक नियमों की स्थापना की, कोशिश की कि जो किसी भी परिस्थिति में लागू हो सकते हैं। फिर आती है फिफ्थ परपेचुअल पीस, शाश्वत शांति, 1795 में। यह कांट का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शांति पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि शांति को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संगठनों की जरूरत है जो देशों के बीच न्याय और समानता सुनिश्चित कर सके। सिक्स्थ बुक हमारी मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल साइंस, 1786। इस कृति में कांट ने प्राकृतिक विज्ञान के दार्शनिक आधार को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने न्यूटन की यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित एक मेटाफिजिकल आधार प्रस्तुत किया है। सेवेंथ बुक रिलीजन विद इन द बाउंड्स ऑफ मेयर रीजन, 1793। इस पुस्तक में कांट ने धर्म और तर्क के पेश के संबंध पर विचार किया। उन्होंने तर्क संगतता के आधार पर नैतिकता और धर्म को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है। कांट की इन कृतियों ने न केवल दर्शन शास्त्र बल्कि विज्ञान, नैतिकता और राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डाला है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी अध्ययन और शोध के लिए महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं। अब इनके विचारों को प्रभाव देख लेते हैं। तो हमने शॉर्ट में रखा है सबसे ऊपर पहले इनकी मृत्यु तक, फिर हमने इनकी जो बुक्स हैं और उनके कुछ हेडिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है, और वो ये लेंथी हो जाएगा आपका 30 मिनट या 35 मिनट तक का चैप्टर जा सकता है आपका। सेकंड ईयर में तकरीबन ज्यादातर आपके चैप्टर इसी तरीके से जाएंगे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इन चीजों को। विचारों का प्रभाव, कांट के विचारों ने न केवल पश्चिमी दर्शन को प्रभावित किया बल्कि आधुनिक विज्ञान, नैतिकता और राजनीति के विकास को भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनके विचारों की। उन्होंने नैतिकता के क्षेत्र में निष्कपट आदेश यानी निष्कर्ष आदेश कैटेगोरियल इंपेरेटिव के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें नैतिकता को एक सार्वभौमिक नियम के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें यहाँ पे निष्कपट लिखा हुआ है, तो ये एक वर्ड आगे नीचे जाके कुछ निष्कर्ष या निष्कर्ष शायद लिखा होगा, तो आपको इसमें भी चलना नहीं है, सेम ही है। इंग्लिश में लिखा है उसके साइड में कैटेगोरियल इंपेरेटिव, तो ये सेम ही है। और जो उनकी परपेचुअल पीस है, शाश्वत शांति के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति न्याय का बहुत ही अवधारणा प्रभाव दिया है, अवधारणा मजबूती हुई है। जो यूनियन संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इन्होंने इन्हीं के शाश्वत संघ के आधारित विचारों पर आधार है उनका। इनकी मृत्यु, एमिल कांट की मृत्यु 12 फरवरी 1804 को कोइंस वर्तमान में वहीं पर जहां पर इनका जन्म हुआ था वहीं पर हुई, ये बाहर कभी नहीं गई, तो वहीं पर इनके विचार सीमित है। उनकी मृत्यु उस समय हुई जब वे 79 वर्ष के थे। कांट का जीवन और काम अपने अंत तक दार्शनिक गतिविधियों और अध्ययन से भरा रहा है। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उनके जीवन की उपलब्धियों और दार्शनिक विचारों के लिए व्यापक रूप से सम्मानित भी किया गया है। ये तो आपके शॉर्ट में हो गया इनकी किताबें, इनके विचार। अब इनके थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अगर आपको सिर्फ शॉर्ट में पढ़ना है तो आप शॉर्ट में ऊपर इनकी डिटेल पता चल जाएगा। इन्होंने शाश्वत इसके बारे में ज्यादा बताया गया है अपने विचारों में, और इन्होंने एक अपना कैटेगोरियल इंपेरेटिव की थ्योरी दी है, उसके बारे में ज्यादा इन्होंने कि नैतिकता के आधार पर कोई भी कार्य करना है हमें, तो हमें अपना एक इरादा हमारा अच्छा होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। एमिल कांट का जो प्रबोधन यानी एनलाइटमेंट के दौर था उसमें उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। एमिल कांट को प्रबोधन काल का एक प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है। प्रबोधन या इंग्लिश में जिसे हम एनलाइटमेंट कहते हैं, ये एक ऐसा दौर था जब तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता था या दिया गया उस समय। कांट ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्पियर एडू यानी उनकी भाषा में, जनरल भाषा में था स्पियर एडू, यानी साहस करो जानने का, आगे और जानने का साहस करो। पर यहाँ पर थोड़ा इनका वो रहा है कि क्योंकि इन्होंने कभी भी बाहर जाके जानने की और कोशिश नहीं की, इन्होंने सिर्फ किताबों से जानने की, अपने वहीं पर रहा, तो इन्होंने अपनी इसमें कहा कि साहस करो जानने का और अपने आगे जो है उससे और जानने का कोशिश करो का नारा दिया, जिसका अर्थ है कि हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें और किसी भी बाहरी दबाव से बचते हुए स्वतंत्र रूप से सोचें। कांट का विचार उस समय के समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था जो अंधविश्वास और तानाशाही से ग्रसित लोगों को एक रास्ता देता था कि सिर्फ अंधाधुंध अंधविश्वासों को फॉलो किया जा रहा था, किसी तानाशाही को फॉलो किया जा रहा था। तो उनका रहता साहस करो जानने का और आगे उसका कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए धार्मिक सहिष्णुता, कांट ने धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया। कहा कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताएं रखने का अधिकार है, कोई आप पर दबाव डाल रहा है कि आप सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करो तो ये गलत है। राजनीतिक स्वतंत्रता, कांट ने राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत की और कहा कि सरकार को लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। विज्ञान की प्रकृति, कांट ने विज्ञान की प्रकृति को मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना, ये जरूरी है। फिर आता हमारा कांट की अधिभौतिकवादी यानी कोपरनिकसवादी क्रांति, कांट कोपरनिकस रेवोल्यूशन ऑफ मेटाफिजिक्स। कांट का अधिभौतिकवादी ये में योगदान बहुत ही क्रांतिकारी था, जिसे कोपरनिकसवादी क्रांति भी कहा जाता है। कोपरनिकस की तरह है, कोपरनिकस जिन्होंने हमारे जो ये बताया था कि पृथ्वी ही घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, कोपरनिकस की तरह जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है। कांट ने तर्क दिया कि हमारा अनुभव
जो चीजों को वैसा नहीं देखता बल्कि जैसा हम उसे अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान का आधार केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। इस विचार ने पूरी दार्शनिक दुनिया को हिलाकर रख दिया और हम ये समझने के लिए मजबूर कर दिया कि हमें वास्तविकता की हमारी समझ केवल हमारी इंद्रियों और बुद्धि से ही बनती है। अब कुछ उसके उदाहरण के हिसाब से समझ, कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में हैं, आप चारों ओर देखते हैं कि जो कुछ भी देखते हैं वो आपको लगता है कि वही सच है। जो गुफा वाला हमने एक उदाहरण पढ़ा था उस विचार का, तो वैसे यही है। आप सोचते हैं कि मेज कुर्सी दीवारें ऐसी हैं जैसी आप देख रहे हैं, लेकिन कांट का कहना है कि यह जरूरी नहीं कि सच हो, क्योंकि इनका जो ये प्रभाव है ये इन विचारों में ये वहीं से आता है कि ये कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं गए, क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी अपने शहर से बाहर की चीजें देखी होंगी, तो इनको अनुभव हुआ होगा कि जो हम अभी देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, इससे भी कुछ अच्छी चीज है। कांट ने कहा कि हमारी अनुभूति ही तय करती है कि जो हमारी अनुभूति है, जो हम फील करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। जैसे हम समय और स्थान को एक निश्चित तरीके से अनुभव करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वास्तविकता के समय और स्थान ऐसे ना हो। यह थोड़ा सा उल्टा लग सकता है, लेकिन कांट का कहना है कि यह हम ही हैं जो दुनिया को अपनी समझ के अनुसार डाल लेते हैं, न कि दुनिया हमें अपने अनुसार डालती है। हम दुनिया को अपने अनुसार डाल लेते हैं, न कि दुनिया हमें अपने अनुसार डालती है। उदाहरण के लिए सपने, जब हम सपने देखते हैं तो आप एक पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं, लेकिन यह सब आपकी चेतना की रचना होती है। सपने हमें यह दिखाते हैं कि हमारी अनुभूति कैसे हमारी वास्तविकता को आकार देती है। और जो भ्रम होता है, छलावा, जब आप किसी भ्रम में होते हैं तो आप एक चीज को दूसरी चीज समझ लेते हैं, जैसे दूर से एक रस्सी सांप समझ लेना। यह भ्रम हमें दिखाता है कि हमारी इंद्रिया कभी कभी हमें धोखा भी दे सकती है। कांट ने कहा कि हमारी ज्ञान की सीमाएं हैं। हम केवल उन चीजों के बारे में जान सकते हैं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। हम चीजों के सार को कभी नहीं जान सकते कि उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, क्या हुई, उनके डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करते। कांट ने कहा कि हमारी अनुभूति ही तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हमारी ज्ञान की सीमाएं हैं, हमारी वास्तविकता और हमारी अनुभूति पर आधारित होती है। कांट का यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारी दुनिया कैसी है और हम कैसे उन दुनिया को समझते हैं। उम्मीद है कि आपको कांट की अधिभौतिकवाद और कोपर्निकसवादी क्रांति को समझने में मदद करेगा। ये कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं। अब थर्ड देख लेते हैं, इनकी कुछ थॉट्स में आती है ये भी। मानव ज्ञान और अनुभववादी आदर्शवादी दृष्टिकोण। कांट एम्पिरिकल आइडियलिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमन नॉलेज। अनुभववादी दृष्टिकोण, अनुभव यह मानता है कि ज्ञान का मुख्य स्रोत हमारी इंद्रियों के अनुभव है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारे ज्ञान का आधार बनता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक सेब देखते हैं, उसकी लाल रंग, उसकी गोलाई, उसका स्वाद आदि के आधार पर हम जानते हैं कि यह एक सेब है। यह जानकारी आपके अनुभव पर आधारित है। आदर्शवादी दृष्टिकोण, आदर्शवाद यह मानता है कि ज्ञान का स्रोत हमारे विचार और अवधारणाएं हैं, अर्थात हमारी बुद्धि पहले से ही कुछ मानसिक ढांचों के साथ काम करती है, जो हमें अनुभवों को समझाने में मदद करती है। जो हमने अनुभव किया उनको समझने में मदद करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार बाहरी दुनिया को की वास्तविकता हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई जाती है और हमारे विचार इस वास्तविकता को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सेब देखते हैं तो केवल उसके बाहरी गुणों को नहीं समझते, बल्कि आपके दिमाग पहले से एक अवधारणा रखता है कि सेब का क्या अर्थ होता है। इस प्रकार सेब को देखकर आप इसे अपने मानसिक ढांचे के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। और कांट ने इनको एक अप्रोच लिया कि दोनों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया। कांट ने दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ मिलाया और एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहा जाता है। कांट के अनुसार हमारे ज्ञान का स्रोत न केवल अनुभव से आता है, बल्कि हमारी बुद्धि और विचार भी उन अनुभवों को समझाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जिसे समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। अनुभव और बुद्धि का संयोजन। कांट का कहना है कि हमारी इंद्रियां हमें कच्चे अनुभव देती है, लेकिन हमारी बुद्धि उन अनुभवों को व्यवस्थित करती है, उनको पक्का करती है, उन्हें एक निश्चित रूप देती है। उदाहरण के लिए जब आप एक पेड़ देखते हैं तो आपका अनुभव केवल उसकी हरी पत्तियां और मोटी तना देखता है, लेकिन आपकी बुद्धि उसे एक पेड़ के रूप में पहचानती है और उसके बारे में पूर्व जानकारी के आधार पर उसे अर्थ भी देती है। पूर्व अनुमित ढांचे, प्रायरी फॉर्म्स। कांट का मानना था कि हमारे दिमाग में कुछ पूर्व निर्धारित ढांचे होते हैं, जैसे समय, स्थान, कारण, परिणाम का सिद्धांत। इन ढांचों के बिना हम अनुभवों को समझ नहीं सकते। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गेंद को हवा में फेंकते हैं तो आप पहले से ये उम्मीद करते हैं कि वह जमीन पर आएगी और गिरेगी। ये कारण परिणाम का सिद्धांत आपके दिमाग में पहले से मौजूद है, जो अनुभव से पहले ही काम करता है। वस्तु व समय, थिंग्स इन इटसेल्फ। कांट ने यह भी कहा कि हमारे अनुभवों के आधार पर हम केवल वस्तुओं को प्रकटित वास्तविकता को समझ सकते हैं, लेकिन वस्तुओं के संगम की वास्तविकता, जैसे कि वे अपने आप में हैं, हमें कभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो पाती। जब हम एक टेबल देखते हैं तो आप उसी ऊंचाई, चौड़ाई, आकार जैसी विशेषताओं का अनुभव करते हैं, लेकिन टेबल की वास्तविकता, प्रकृति, जो कि वस्तु व स्वयं है, उसे हम कभी पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे ज्ञान केवल हमारे अनुभवों और मानसिक ढांचों पर आधारित होती है। कांट का अनुभववादी आदर्शवादी दृष्टिकोण बताता है कि हमारा ज्ञान न केवल अनुभवों पर आधारित होता है, बल्कि हमारी बुद्धि और पूर्व निर्धारित अवधारणाएं भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। कांट के इस दृष्टिकोण ने दर्शन शास्त्र के एक नए युग की शुरुआत की और ज्ञान के बारे में विचारों की एक नई दिशा दी। अब आता हमारा कैटेगोरियल इंपरेटिव, निरपेक्ष आदेश के नियम। उनके नैतिक जो निरपेक्ष कैटेगोरियल इंपरेटिव है, उसमें उनके नैतिक दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। ये एक ऐसा नैतिक नियम है जिसे किसी भी परिस्थिति में पालन किया जाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसका आधार कर्तव्य और नैतिक इरादों पर है, न कि कर्म के परिणामों पर, कि हमें कर्म क्या मिलेगा, तो ये हमें सिर्फ कर्तव्य करते रहना है। कांट के अनुसार नैतिकता का आकलन कर्म के इरादों से किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन नियमों को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके। निरपेक्ष आदेश के नियम, कुछ फॉर्मुलेशन देख लेते हैं इसकी।
तीन मुख्य नियम है इसको बताने के लिए। जैसे ये यूनिवर्सल लॉ फॉर्मूला, सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिकता का नियम। कांट का कहना है कि जब भी हम कोई निर्णय लें तो हमें यह सोच कर निर्णय लेना चाहिए कि क्या यह निर्णय ऐसा है जिसे हम चाहें कि हर कोई इस तरह निर्णय ले सके। जो भी हम कर रहे हैं क्या ये हर कोई कर सकता है और इस पर कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। अर्थात जो भी नैतिक नियम हम अपने लिए चुनते हैं हमें ऐसा सोचकर चुनना चाहिए कि सभी लोग इसे सार्वभौमिक रूप से कर सके। यदि आप झूठ बोलने का निर्णय लेते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ये सही होगा। यदि हर कोई झूठ बोलेगा तो कैसा प्रभाव पड़ेगा समाज पर? समाज पर बुरा ही प्रभाव पड़ेगा, जो ये नैतिक रूप से गलत है। यदि आप चोरी करने का निर्णय लेते हैं तो सोचे कि अगर सभी लोग चोरी करें तो अब समाज कैसे चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए चोरी नैतिक रूप से गलत है। तो ये ऐसा सोचकर आपको किसी भी कार्य को करना चाहिए, कोई भी कार्य। तो ये उदाहरण के लिए समझाया हमने। तो आपको हर बारी सच बोलना चाहिए, जिससे समाज अगर सभी सच बोलने लगेंगे तो समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का भी 1 रुपया नहीं लेना चाहिए, और अगर ले तो उसको वापस करो। उधार लेते हो आप तो इसी तरीके आपको सार्वभौमिक रूप से सोच कर चलना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो अगर सभी लोग ऐसे करने लग जाएंगे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा समाज पर और मेरे आसपास। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। फिर आता है मानवता का नियम, ह्यूमैनिटी फॉर्मूला। कांट का दूसरा नियम यह कहता है कि हमें हमेशा मनुष्य को एक स्थान मीन्स के रूप में नहीं बल्कि उद्देश्य एंड के रूप में देखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें किसी व्यक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक फायदे के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी मानवता का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से मित्रता करते हैं केवल इसलिए कि वह आपके काम आ सके तो आप उसे एक साधन के रूप में देख रहे हैं, जो नैतिक रूप से गलत है। हमें हर व्यक्ति को अपने आप में एक उद्देश्य के रूप में देखना चाहिए। किसी कर्मचारी को केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना और उसके स्वास्थ्य की परवाह न करना एक सिद्धांत के लिए, इस सिद्धांत यानी ह्यूमैनिटी के लिए गलत है। स्वायत्तता और नैतिकता का साम्राज्य, द किंगडम ऑफ एंड ऑफ फॉर्मूलास। इस नियम के अनुसार हर व्यक्ति नैतिक नियमों को स्वयं अपने लिए तय करता है, लेकिन उसे यह देखना चाहिए कि वह नियम ऐसा हो कि वह सभी के लिए मान्य हो सके। यह सामूहिक नैतिकता का सिद्धांत है, जहां हर व्यक्ति नैतिक साम्राज्य का एक सदस्य होता है, एक ऐसा साम्राज्य बनाता है जहां सबके नियम एक जैसे हों। उदाहरण के लिए यदि आप अपने नैतिक फैसलों को किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं बल्कि अपनी स्वायत्तता के आधार पर करते हैं और वह निर्णय ऐसा हो जो पूरे समाज के लिए भी अच्छा हो, तो आप इस नियम का पालन कर रहे हैं। एक नेता जो समाज के नियम और कानून का निर्माण कर रहा है उसे यह देखना चाहिए कि वह नियम सभी के लिए लाभकारी हैं और नैतिक हैं, न कि केवल कुछ लोगों के लिए फायदे के लिए। कांट के निरपेक्ष आदेश में हमें यह सिखाता है कि नैतिकता केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि वह ऐसे सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए लागू हो सके। इसके 3 मुख्य नियम जो हमने बताए, हमें अपने कार्यों के कार्य के परिणामों की चिंता करे बजाय उनकी चिंता करे बिना उनके नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा 5th पॉइंट आता है औचित्य अधिकार अथवा न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट और जस्टिस। सभी के अधिकारों की समानता। कांट का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग एक इस सीमा तक कर सकता है कि वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। यह विचार समानता और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना है, जैसे कि अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो वह यह तभी कर सकता है तब वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकारों को प्रभावित न कर रहा हो। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर शोर मचाता है और दूसरे लोगों की शांति को भंग करता है तो वह उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उनको एक शांति उनकी पीस को भंग कर रहा है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। कांट का न्याय का सिद्धांत जो न्याय का सिद्धांत है, यह भी कहता है कि समाज को एक ऐसे नियम और कानून बनाना चाहिए जो सभी के अधिकारों की रक्षा करे। ये नियम सभी के लिए समान हो और कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर न हो। ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत जहाँ समाज के सभी सदस्य मिलकर नियम तय करते हैं और उन नियमों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक समाज में कानून ऐसे होने चाहिए जो सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करे। उदाहरण के लिए संपत्ति के अधिकार के कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर कब्जा न कर सके और इस तरह के सभी के अधिकारों की रक्षा होती है। व्यक्तिगत सम्मान का सिद्धांत। कांट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार उसकी व्यक्तिगत गरिमा और सम्मान से जुड़ा होता है। इसलिए न्याय का सिद्धांत केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं बल्कि इसे नैतिक और सामाजिक सम्मान भी शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए कार्यस्थल पर किसी भी ऑफिस पर कर्मचारी उसके मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए काम करने का मौका मिलना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को अपमानित किया जाता है तो उसका शोषण हो रहा है, तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कांट के न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। मानवाधिकारों की अवधारणा। कांट का यह सिद्धांत आज के मानवाधिकारों की अवधारणा के लिए भी मौलिक है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता, समानता, न्याय के अधिकारों हो और समाज का यह कर्तव्य है कि वह अधिकारों की रक्षा करे। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार घोषणा पत्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर व्यक्ति को समान रूप से जीने, बोलने और स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यह कांट के न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत की ही अभिव्यक्ति है, स्वरूप उसका। कांट का न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत यह सिखाता हमें कि समाज के हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और न्याय की यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए सभी इसे स्वीकार कर सकें। यह सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के मूल्यों को बढ़ावा देता है और एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। 6 पॉइंट आता है संपत्ति, सामाजिक समन्वय तथा राज्य, प्रॉपर्टी, सोशल कोऑर्डिनेशन एंड द स्टेट। इनके बारे में पढ़ेंगे। संपत्ति का अधिकार। कांट के अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार समाज के सभी के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संपत्ति केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं बल्कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। संपत्ति के अधिकार का दायरा इस पर निर्भर करता है कि वह समाज में दूसरों के अधिकारों को प्रभावित न करे। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन का अधिकार है तो उसे इस अधिकार का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि यह समाज के अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्रभावित न करे। उदाहरण के लिए वह जमीन का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों के लिए नहीं कर सकता।
क्योंकि उससे फिर पूरे समाज को प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई उद्योग अपने अधिकारों का उपयोग करता है लेकिन इस प्रक्रिया में आसपास के क्षेत्रों को प्रदूषण फैलाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है, तो वह इस अधिकार का नैतिक उपयोग नहीं कर रहा है। सामाजिक समन्वय, सोशल कोऑर्डिनेशन। कांट का मानना था कि समाज में सामंजस्य और समन्वय बनाए रखने के लिए संपत्ति और संसाधनों का न्याय संगत वितरण आवश्यक है। समाज को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों और किसी को भी भौतिक अभाव का सामना न करना पड़े। इसके लिए समाज में सामाजिक समन्वय होना चाहिए ताकि सभी के अधिकारों की आवश्यकताओं का संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए आर्थिक असमानता न हो। इसके लिए वह नीतियां बना सकता है जो संपत्ति का पुनर्वितरण सुनिश्चित करे, जैसे कि प्रगतिशील कराधान प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जहां अधिक संपत्ति रखने वालों से अधिक कर लिया जाए और गरीबों की मदद की जा सके। पर यहाँ पर उल्टा होता है अधिकतर देशों में, जो अधिक संपत्ति वाले उनसे टैक्स लिया जाता है और उतना ही टैक्स फिर गरीबों से भी लिया जाता है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं। सामाजिक समन्वय का एक उदाहरण है कि समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का समान वितरण हो। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्र से हो। राज्य की भूमिका, रोल ऑफ स्टेट। कांट का मानना था कि राज्य का मुख्य कार्य समाज में समानता न्याय सुनिश्चित करना है। राज्य को एक निष्पक्ष और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि संपत्ति का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो सके, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के साथ से मिल सके। राज्य को केवल कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को भी मदद करनी चाहिए। राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, इस बात का उदाहरण है कि राज्य कैसे समाज की संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। राज्य की शिक्षा और रोजगार योजनाएं भी इस दिशा में काम करती हैं ताकि सभी को समान अवसर मिले और आर्थिक असमानता कम हो सके। कांट का विचार था कि संपत्ति का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन इसे समाज और राज्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार संपत्ति का न्याय संगत वितरण और सामाजिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण में न्याय और समानता को प्राथमिकता दी गई और ताकि समाज में सभी को उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके और एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण हो सके। इसमें कांट ने कहा कि जो संपत्ति है उस पर रोक लगानी चाहिए अगर समानता फैल रही है तो, टैक्स के तौर पर। फिर आता हमारा 7 पॉइंट, शाश्वत शांति, परपेचुअल पीस। कांट का शाश्वत शांति यानी संपूर्ण शांति का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक शांति के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण विचारधारा, विश्व स्तर पर शांति। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि शांति केवल युद्ध न होने की स्थिति नहीं है। शांति का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा तो शांति है, हो रही है भाई, शांति बनी हुई है, बल्कि इसे न्याय और नैतिकता पर आधारित एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। कांट का यह विचार एक वैश्विक संघ के निर्माण की बात करता है, जो एक संघ होने चाहिए जो समय समय पर मीटिंग्स करे और उन पर बातचीत करे और मुद्दों पर भी, वॉर के सिवाय, वॉर तो रोकनी है, और भी मुद्दे जो भी देशों में चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक जो भी मामले हैं उन पर रोक लगाने के लिए, जहां सभी देश आपसी सहयोग और न्याय के सिद्धांतों पर आधार पर शांतिपूर्ण संबंध बनाए रख सकेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे। शांति और न्याय का संबंध। कांट का मानना था कि स्थायी शांति केवल तभी संभव है जब इसे न्यायपूर्ण नैतिक सिद्धांतों पर आधारित किया जाए। शांति का मतलब सिर्फ युद्ध का अनुभव नहीं है, युद्ध का भाव नहीं है कि युद्ध नहीं हो रहा तो शांति है, हमने पढ़ा ऊपर, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी देशों के बीच न्याय और समानता, बातचीत बनी रहे, सभी देश एक दूसरे से अच्छी बातचीत करें, एक दूसरे की सहायता कर रहे हो। इसके लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता और न्याय के लिए के सिद्धांत लागू किए जाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश शांति स्थापित करना चाहता है तो उसे केवल युद्ध बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस संघर्ष की जड़ में मौजूदा अन्याय और समानता को भी दूर करनी चाहिए। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किए गए मार्शल प्लान के माध्यम से यूरोप के दोबारा निर्माण करने की कोशिश की गई, जिसमें केवल युद्ध की समाप्ति नहीं बल्कि आर्थिक असमानता को भी दूर किया जाने की कोशिश की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि देशों के बीच विवादों का निपटारा न्यायपूर्ण तरीके से किया जा सके, जिससे शांति बनी रहे। वैश्विक संघ का विचार, ग्लोबल फेडरेशन। कांट के विचार थे कि स्थायी शांति के लिए एक वैश्विक संघ का निर्माण किया जाना चाहिए जहां सभी देश अपनी सहमति से एक संघ का हिस्सा बने और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें। इस संघ का उद्देश्य होगा कि सभी देशों के बीच संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सके, न कि युद्ध के माध्यम से। जो भी इन संघों के सदस्य होंगे, तो अगर उन देशों के बीच में कभी तनाव उत्पन्न होगा तो यहाँ पे उनकी बातचीत होगी पहले, और ये उनकी बातचीत को एक तरीके से, कूटनीति के तरीके से, किसी भी सहमति के तरीके से, नेगोशिएशन के तरीके से उनके समाधान करेंगे। उदाहरण के लिए हमारा यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन। कांट ने ऐसी वैश्विक संघ के विचार का प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है कि सभी देश आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं और वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखें। इसके विभिन्न अंग हैं, जैसे कि सुरक्षा परिषद, महासभा, इस बात का प्रयास करते हैं कि विश्व में युद्ध और संघर्षों को रोका जा सके। फिर आता हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ भी कांट के विचार का एक आधुनिक उदाहरण है, जहाँ कई देश एक संघ में शामिल होकर आपसी संघर्षों को बातचीत और सहयोग के माध्यम से सुलझाते हैं और उनकी सीमाएं खुली रहती हैं, जिसमें शांति कायम रहती है, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं जैसे समय समय पर। थर्ड पॉइंट आता है इसका युद्ध का स्थायी उन्मूलन, परमानेंट एलिमिनेशन ऑफ वॉर। कांट का मानना था युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए जरूरी है कि देश अन्य सैन्य बल, और जो देश अपने सैन्य बल का उपयोग केवल आत्मरक्षा, डिफेंस के लिए करें, आक्रमण युद्धों को पूरी तरह से समाप्त कर दें। जो आक्रामक युद्ध है, जो एक दूसरे का ऑफेंसिव तरीका है, उसको बिल्कुल खत्म कर दे, डिफेंसिव तरीका यूज करे। सिर्फ बाहरी ताकतों से, अगर कोई बाहरी तंतु है जैसे आतंकवादी, टेररिस्ट लोग, उनसे डिफेंस के लिए यूज करें, बाकी अटैक खुद न करें। अनुसार युद्ध केवल तब होता है जब तक देश अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में असफल रहते हैं। उदाहरण के लिए आज के समय में युद्ध विराम संधियां, पीस ट्रीटीज और हथियार नियंत्रण संधियां, आर्म कंट्रोल ट्रीटीज, जैसे कि स्टार्ट संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, इस संधि
इस सिद्धांत पर आधारित है। ये संधियां यह सुनिश्चित करते हैं कि देशों के बीच हथियारों की दौड़ को सीमित किया जाए और संघर्षों की बातचीत के माध्यम इन जो संदेश हैं इन पर जिन भी देशों ने साइन किए हैं वो इन चीजों का विराम करते हैं, यानी हथियार ज्यादा नहीं बनाते हैं, आर्म को कंट्रोल करते हैं, पीस बनाए रखते हैं, युद्ध में हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं। कांट का यह विचार आज भी लागू होता है जब देश परमाणु हथियार का नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां करते हैं, जैसे कि परमाणु प्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा संप्रभुता और पारस्परिक सम्मान सभी देशों के बीच में होना चाहिए, इसी का हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट सोवरेनिटी। कांट का यह भी मानना था कि प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए, किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शाश्वत शांति तभी संभव है जब सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें और आपसी सम्मान का आधार पर रिश्ते बनाए। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख सिद्धांत यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख सिद्धांत किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का अधिकार है। बिल्कुल भी नहीं है कि अगर भाई किसी का आंतरिक मामला है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना दूसरे देश को। जैसे कि देशों को अंदरूनी आंतरिक है राजनीतिक संघर्षों में बाहरी हस्तक्षेप की टालने की कोशिश की जा सकती है, जिसके प्रमुख सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में सदस्य देशों के बीच आर्थिक संप्रभुता और सम्मान की दिशा में भी कांट के विचार झलकते हैं। कांट का जो शाश्वत शांति परपेचुअल पीस का सिद्धांत आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। उनका मानना था कि शांति केवल युद्ध न होने की स्थिति नहीं बल्कि इसे न्याय, समानता और नैतिकता पर आधारित एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत ने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये वैश्विक शांति के लिए आज भी प्रासंगिक है, बहुत ही जरूरी है। ये तो आपके चैप्टर के हो गए पॉइंट्स आपके सारे के सारे। अब इस चैप्टर के कुछ 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नैतिकता को श्रद्धांजलि देने से पहले एक सच्ची राजनीतिक व्यवस्था एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नैतिकता नहीं होगी तो वो राजनीतिक व्यवस्था बेकार रहेगी। नैतिकता और इमैनुअल कांट के राजनीतिक विचारों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपका ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसका पढ़ लीजिएगा। इमैनुअल कांट के प्रबोधन काल एनलाइटमेंट में एक प्रमुख दार्शनिक थे। इसमें हम शॉर्ट में उनकी थोड़ी सी ऊपर परिभाषा लिखेंगे कि क्या थे, कौन थे वो, जिन्होंने नैतिकता और राजनीति के बीच गहरे संबंध पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नैतिकता राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। उनके अनुसार एक सच्ची राजनीतिक व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब वह नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। कांट के नैतिक दर्शन के मुख्य बिंदु नैतिक कार्य, कर्तव्य, सार्वभौमिक नियम और अंतःकरण की स्वायत्तता, यानी सार्वभौमिक नियम होने चाहिए। नैतिक कर्तव्य, कांट के अनुसार नैतिकता व्यक्तिगत कर्तव्य के बारे में है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए भले ही उसके परिणाम अच्छे हो या अच्छे ही ना हो। सार्वभौमिक नियम, कांट ने कहा कि नैतिक नियम सार्वभौमिक होने चाहिए, ये यदि यानी वे सभी लोगों पर लागू होने चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं वो सभी के लिए करने लायक होने चाहिए। अंतःकरण की स्वायत्तता, कांट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वायत्तता होनी चाहिए, यानी अपनी खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने खुद का विकास करने की छूट होनी चाहिए, यानी उसे स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। कांट के राजनीतिक विचार, राजनीतिक व्यवस्था और नैतिकता। कांट के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य है न्याय और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। यह तभी संभव है जब राजनीतिक व्यवस्था नैतिक मूल्य पर आधारित हो। कानून का शासन, कांट ने कानून के शासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून सभी लोगों के लिए समान होने चाहिए, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र, कांट ने लोकतंत्र का सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को राजनीतिक निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर न्याय, स्वतंत्रता और सहिष्णुता। न्याय, एक न्यायपूर्ण समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र समाज में लोगों को अपनी राय व्यक्त करने और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सहिष्णुता, एक सहिष्णु समाज में विभिन्न विचारों और विश्वासों को सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष के लिए कांट के अनुसार नैतिकता राजनीतिक व्यवस्था के लिए कार्यशील है, बहुत ही अहम है। एक सच्ची राजनीतिक व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है तब वह नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, और कांट के विचार आज भी प्रासंगिक है और नैतिक समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कांट के निरपेक्ष आदेश यानी कैटेगरियल इंपरेटिव, जो हमने ऊपर पढ़ा आपने, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर के इसके क्वेश्चन आंसर के तौर पर है, ये उदाहरण है कुछ, इसको पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आंसर्स का, और नहीं तो आपको एग्जाम टाइम में कभी मैं इनकी PDF आपको शेयर करूंगा तो आप जब भी पढ़ सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट का राजनीतिक दर्शन किस पर तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाला है। जैसे हमें अभी लास्ट में पढ़ा हमने, जो परपेचुअल पीस का जो इनका था उसने कितने प्रभावित किया इन संघों को। अंतर्राष्ट्रीय संघ, यूरोपीय संघ इन पर आधारित है। ये आपके होंगे क्वेश्चंस। आपका कंक्लूजन कर देते हैं इस चैप्टर का। तो छात्रों, यह था इमैनुअल कांट के विचारों का परिचय। कांट ने नैतिकता, ज्ञान, मीमांसा और राजनीति के क्षेत्र में जो योगदान दिया वह आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनके विचारों ने न केवल पश्चिमी विचारधारा को प्रभावित किया बल्कि पूरी दुनिया में न्याय और शांति की अवधारणा को भी मजबूत किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचारों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा कमेंट के तौर पर। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।